नमस्कार सभी को। पॉलीचर्चा के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सदानंद प्रसाद सर। सर, आपका पॉलीचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटा। सर, हमारे सवाल शुरू हो उससे पहले आप क्या बताना चाहेंगे कॉलेज के बारे में, जो आप चाहे कि व्यूअर्स ज़रूर जानें? इस कॉलेज की स्थापना जो है 1991 में बाबा साहब अम्बेडकर के सेनेटरी ईयर में हुई थी। इस कॉलेज में हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, खास करके 2-3 अप्लाइड साइंस कोर्सेज़ हैं, लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी, हिंदी जर्नलिज्म अच्छा कोर्स है हमारे यहाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स है, उसके साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स के जो डिफरेंट डिसिप्लिन के कोर्सेज़ हैं। क्योंकि ट्रांस यमुना का कॉलेज है, थोड़ा सा ऑकवर्ड एरिया में है ये, तो इसलिए इस एरिया का जितना डिपेंडेंसी इस कॉलेज के ऊपर है, आसपास का जितना भी इवेंट होना होता है, और बिल्कुल जो ईस्ट दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ पे बच्चे आके अपना एकेडमिक्स पूरा कर सकते हैं। जी, तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की स्थापना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ सेंटिनरी के दौरान हुई थी, तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनको कॉलेज स्टूडेंट्स को एवरीडे एकेडमिक और कैंपस एक्सपीरियंस में कैसे, किस तरह इंक्लूसिव रखता है? क्योंकि हमारा कॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंक्लूसिव स्टडीज़ है, इसमें सारे बच्चों को समान अवसर दिया जाए। जो बाबा साहब का पहला आइडियल था, जो सबसे महत्वपूर्ण उनका विचार है कि समानता होनी चाहिए और इक्वलिटी के साथ साथ जस्टिस होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को, सारे बच्चों को, अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब से अलग रख के बिल्कुल सारे बच्चों को एक स्टेज पे रखते हैं और उनको पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। किसी भी बच्चों को, खास करके जो लोअर तबके के बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारे कॉलेज में अलग अलग स्कीम्स हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे हैं, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि उनका अपलिफ्टमेंट हो और जितनी सुविधाएं कॉलेज अपनी तरफ से दे सकता है, खास करके रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को या जो PWD के बच्चे हैं, अपनी तरफ से कॉलेज उनमें आगे आके उनका सहयोग करता है। सर, मैं कॉलेज की डिस्टिंक्ट एकेडमिक आइडेंटिटी की बात करना चाहूँगी। आपने हालांकि कुछ मेंशन भी किए कोर्सेज, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि इस कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे स्पेशलाइज प्रोग्राम्स के थ्रू एक अलग ही एकेडमिक आइडेंटिटी क्रिएट की है। साथ ही ये DU का एक ऐसा कॉलेज है जहाँ मेल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी BA ऑनर सोशल वर्क अवेलेबल है। तो ये यूनिक प्रोग्राम्स कॉलेज की डिस्टिंक्ट एकेडमिक आइडेंटिटी को किस तरह शेप करते हैं? जैसा कि आपने खुद ही बताया कि हमारे यहाँ द ओनली कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम मेल स्टूडेंट को भी सोशल वर्क में पढ़ाते हैं। हमारे पास जितने अप्लाइड साइकोलॉजी वाले कोर्सेज हैं, थ्रू जो एप्लीकेशन वाला पार्ट्स होता है, उस वाले सारे क्षेत्र में जहाँ पे भी सोशल वर्क के बच्चे हैं, जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं या हिंदी जर्नलिज्म के बच्चे हैं, ये एक अलग कैटेगरी में लेके आते हैं हमारे कॉलेज को, जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से हमारे बच्चे काफ़ी ठीक करते हैं। आप अगर इस पे देखेंगे कि अगर डिस्टिंग करना है हमारे कॉलेज को, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हमारे बच्चों को, जैसे बाकी कॉलेजेस में जितनी एक्सेसिबिलिटी होती है, हमारे बच्चों के पास शायद उतनी नहीं होती, फिर भी दे परफॉर्म बेटर देन द अदर, और उनको उसी चीज़ को करने में ज़्यादा कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अपना पूरा 100% एफर्ट दे के करते हैं, तो इसमें हम अपने बच्चों को उस लेवल पे लाने के लिए जितना हमारा कॉलेज कर सकता है वो करता है। और हमारे बच्चों की एक खासियत है कि वो अपने आप को उस स्टेज पे लेके आते हैं जहाँ पे वो अपने आप से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। जी सर, सुनकर अच्छा लगा। सर, जैसा कि कहते हैं कि चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, तो बदलाव तो नियम है ही, तो वैसे ही एक बदलाव आया था 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर जो फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं और इन चेंजेस को अडेप्ट करते वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
जब NEP 2020 आया बेटा, तो वो तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक साथ अडॉप्ट किया, जी। हमने भी किया। इसमें सबसे अच्छी बात थी, जो बेस्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ इस NEP का, कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आपके पास पूरा ऑप्शन है। आप अपने मेजर के साथ साथ किसी अदर डिसिप्लिन में, अगर मैं साइंस का बच्चा हूँ, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, तो मैं मेजर कर रहा हूँ, साथ में मैं आर्ट्स या कॉमर्स में कहीं से स्ट्रीम में जाके माइनर भी कर सकता हूँ पैरेलली। तो एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी, जो मल्टी एग्जिट और एंटर का ऑप्शन दिया गया है, कि जब भी बच्चा जितनी देर तक पढ़ाई करना चाहे, अगर बीच में छोड़ना चाहता है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके वो निकल सकता है, लेकिन अगर वो अपने आप को आगे लेके चलना चाहे तो वो लेके चल सकता है। एकेडमिक बैंक जो हमारे हैं क्रेडिट्स के, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हमारे पास है, उसमें यूज़ करके वो हायर अपने स्टडी को कभी रोक के कभी भी चालू कर सकता है। किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन जो भी है, रिकॉग्नाइज्ड हायर इंस्टीट्यूशन, वो कहीं पे भी जाके उसको चूज़ कर सकता है, तो उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और रिसर्च को भी इस पे बहुत ज़्यादा, और रिसर्च ऐसा नहीं है बेटा जो सिर्फ रिसर्च के लिए करवाया गया, जो सिर्फ जानकारी के लिए। बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल रिसर्च है कि जॉब ओरिएंटेड होना है। आप किस तरह कंपनीज़ में जाते हो, चीज़ों को कैसे समझते हो, जो कॉरपोरेट स्टाइल है, जो हमारे यहाँ खास करके कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, उनके बच्चे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान देते हैं, तो उनको भी एक इतना ऑप्शन दिया गया है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप लेके अपना 4th ईयर कंटिन्यू करें, यू विल गेट ए डिग्री फॉर दैट। और उसके साथ साथ में जब वो जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख के आते हैं रिसर्च वाले फील्ड में, जहाँ से वो अपने आप को कैरियर में आगे की तरफ बहुत अच्छे से अपने आप को चांस दे सकते हैं। रही बात चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा चैलेंज है फैकल्टी का शॉर्टेज है बेटा अभी हमारे पास। खास जी करके सर। हम 12 कॉलेजेस जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, हमारे यहाँ अभी तक परमानेंट अपॉइंटमेंट हो नहीं पाई है, तो एक फैकल्टी का शॉर्टेज है। धीरे धीरे जो पुराने एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं वो रिटायर्ड होते जा रहे हैं, नए फैकल्टी नहीं होने की वजह से चैलेंजेस होती हैं, हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। दूसरा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। अब 3 साल जहाँ हम पढ़ाते थे वहाँ 4 साल बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। जो पुराने ढर्रे पे चलते चलते अब हम चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारे पास मेजर शॉर्टफॉल है इसका। बाकी कुछ क्रेडिट में जैसे बच्चों को तो बेनिफिट है, ये आपने क्रेडिट एक ट्रांसफ़र कर ली, या अपने मेजर माइनर आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया। हमारे नॉन टीचिंग वाले साथियों के लिए तो वो भी एक चैलेंज होता है कि वो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में चीज़ों को कैसे रेक्टिफाई करके रखें। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वी आर ऑन टू इट, कोशिश कर रहे हैं कि इन चैलेंजेस से भी निपट पाएँ। सर, आपने इन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को काफ़ी ओपनली एड्रेस किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कॉलेज किस तरह आगे बढ़ रहा है? कॉलेज बेटा, सबसे पहले तो हमने अपने जितना पूल बना सकते थे पेपर्स का, जी। माइनर का मेजर का, जो पेपर्स के पूल हो सकते थे, जितना मैक्सिमम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते थे उतना हमने दिया बच्चों को, फ्लेक्सिबिलिटी दी है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। कोशिश ये है कि थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। पहले जो ब्लैक बोर्ड वाली टीचिंग होती थी, खास करके ये हम क्लासेस में गए और जो भी कुछ हमारा है, जो हमने पढ़ाई करी है ब्लैक बोर्ड पे, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन उसके साथ साथ अब जो चीज़ें हैं, अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमें यूज़ करना पड़ रहा है, कि ये नहीं कि जो हमने लिखा है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। द स्टूडेंट्स आर आस्किंग, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, उनको पहले से सारी चीज़ें पता हैं, बुक्स उनके पास पहले से होती हैं अवेलेबल, तो उनको हमें ये बताना पड़ता है कि आप ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वी आर अप्लाइंग कहाँ पे, इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसका बेनिफिट कहाँ है, इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। जब उनके अंदर इंटरेस्ट हो जाता है तो फिर उनको रोकने की मतलब रोक नहीं सकता कोई, तो फिर तो दे गो ऑन एंड ऑन। लेकिन जब तक उनको इंटरेस्ट नहीं आता है तो उसके हिसाब से वो अपने आप को लैग करते हैं। दूसरी बात है कि जो हमने अपने, अगर हम इसको और आगे ले जाने के लिए हमने भी ना बच्चों के छोटी छोटी सी वर्कशॉप करवाई है। जो असाइनमेंट्स पुराने समय में होता था, जो असाइनमेंट देते थे, उस ढांचे को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है हमने। उस पर
अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, और छोटा सा एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, ये इन सब चीज़ों से आता है। खास करके मैथमेटिक्स, जब हमारे समय में बेटा मैं मैथमेटिक्स फील्ड से हूँ, तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो बिना आइडिया हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन अब उन सॉल्यूशंस को अब हम देखते हैं ना कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हम अब जाके बहुत दिनों के बाद देखी, उन बच्चों को आज से ही हम बताते हैं कि ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ साइंस कॉलेज नहीं है, इससे पहले मैं किसी साइंस कॉलेज में था, तो वहाँ हम प्रैक्टिकल भी करवा के देखते थे। जैसे फिजिक्स वाले कोई वेब स्ट्रिंग, वेब थ्योरी, अगर हम वेब इक्वेशंस बता रहे हैं तो हम उनको दिखाते थे ले जाके लैब के अंदर में कि ये आपने पढ़ा, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अब कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू वो विजुअलाइज कर सकते हैं, बैठ के चीज़ों को देख सकते हैं एग्जैक्टली कि जो ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न है वो वहाँ पे कैसा विजिबल होता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जोर दिया है, और अब कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को उस ओर ले जाएं ताकि बच्चे थोड़े इनोवेटिव बने। दैट्स इंटरेस्टिंग सर। सर आपने अभी स्टूडेंट्स की बात की, तो स्टूडेंट्स सिर्फ एजुकेशन रिसीव करने वाले नहीं होते, साथ ही बल्कि उनकी वॉइस भी इंस्टीट्यूशन को शेप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स के पास अपने फीडबैक, कंसर्न्स और सजेशंस ओपनली शेयर करने के लिए एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म हो? हमने एक बच्चों को स्पेशल डेडिकेटेड ईमेल दे रखा है जिसमें वो अपना फीडबैक, जो कमियां हैं कॉलेज की, जो कॉलेज से एक्सपेक्टेशन है, वो बता सकते हैं। हमने अभी ऐसे पहले से हमारे यहाँ चल रहा, लेकिन उसको पूरा फंक्शनल किया है मेंटोरिंग करने के लिए। हमने हर बच्चे के साथ एक मेंटर ज़रूर दिया है, हर एक टीचर मेंटर है। जो भी टाइम बच्चों को होता है, जो बच्चों को एक स्लॉट है, हर टीचर के टाइम टेबल में एक स्लॉट दिया है जिसके अंदर कुछ बच्चे हमने अलॉट करे हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड दे कैन कम टू द टीचर, वो बड़े आराम से टीचर से अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक्स भी दे सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं